हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ेंगे, डीपली उसको समझेंगे कि उसमें क्या कहना चाहता है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें कह रहे यू हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग सेल हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। इसमें ये कह रहा है कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और बाकी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। Also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of the tissues. यानी कि न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस हमारे सेल्स में जाते हैं, फिर वहाँ पे टिश्यूज़ में उनके कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें कुछ वेस्टफुल सब्सटेंसेस भी बनते हैं जिनको हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यूज़. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells. मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो हमारे वेस्टफुल सब्सटेंसेस आए या फिर जो न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन सेल में ट्रांसफ़र हुआ, उनके लिए हमको एक स्पेशल मैकेनिज्म या स्पेशल चीज़ चाहिए होती है जिससे कि ये ट्रांसपोर्ट हो सके. जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर surrounding through the body fluids, cavities to facilitate the cells to exchange these substances. मतलब कि यहाँ पे यह है कि जो स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स हैं, यानी कि स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट, ये जो है वो वाटर सर्कुलेट करते हैं. दे सर्कुलेट वाटर through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. More complex organisms use the special fluid within their bodies to transport such material. जो और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो यूज़ करते हैं ब्लड एंड लिम्फ. दे यूज़ दो सब्सटेंसेज दो फ्लूइड्स यूज़ करते हैं. दे आर ब्लड एंड लिम्फ. जो लिम्फ है ये सिर्फ और सिर्फ हायर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है. Higher vertebrates only found in higher vertebrates, and the blood is found in both lower plus higher vertebrates. ठीक. Blood is the most commonly used fluid by most of the higher organism including humans for this purpose. Another body fluid, lymph, is also help in the transport of certain substances. In this chapter, you will learn about the composition and properties of the blood and lymph. So इस वाले पैराग्राफ में हमको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिला वो क्या क्या मिला. जैसे पहली चीज़ कि हमको स्पेशल मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए. जैसे अब सीलेंट्रेट्स एंड स्पॉन्जेस जो है वो वाटर सर्कुलेट करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग थ्रू द बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेस. जो मोर कॉम्प्लेक्स है उनको दो चीज़ ब्लड एंड लिम्फ हमको चाहिए. जो ब्लड है इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. For this purpose, another body fluid, lymph, जो है that also help in transport of substances across the cells. Then comes blood. Blood is a special connective tissue. Blood क्या है? Special connective tissue है जिसमें fluid matrix, plasma and formed element आ जाएगा. Fluid matrix है, इसका जो origin है is mesodermal. origin जो है वो mesodermal है. अब देखते हैं प्लाज्मा के बारे में क्या है कि प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड है. विस्कस स्ट्रॉ कलर्ड का मतलब होता है यानी कि सफ़ेद, कह सकते हैं कलरलेस है. कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इन वाटर. प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट 6 to 8%. जैसे जिसमें प्रोटीन्स में आ जाएगा फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन आर द मेजर प्रोटीन्स. प्लाज्मा की हम बात करें. प्लाज्मा पहली चीज़ जो है ये स्ट्रॉ कलर्ड होता है. ये समरीज पॉइंट्स हैं. स्ट्रॉ कलर्ड होता है. प्लाज्मा जो है 55% ऑफ ब्लड होता है. प्लाज्मा में जो कॉम्पोजिशन होता है वो 90 to 92% वाटर होता है. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं 8 to 9%. इट्स 8 to 9%, जिसमें ऑर्गेनिक में आ जाएगा प्रोटीन्स.
और इन प्रोटीन में जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में पाई जाती हैं, पहली आती है एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन है, देन ग्लोब्यूलिन एंड द फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन है ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेल्प इन ये जो एल्ब्यूमिन है ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, और जो ग्लोब्यूलिन है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ओके, फाइब्रिनोजन, अब देखते हैं क्या लिखा है। फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग। ये देखो फाइब्रिनोजन जो है किस चीज के लिए चाहिए होता है, क्लॉटिंग के लिए चाहिए होता है ऑफ द ब्लड। ग्लोबुलिन जो है दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, एंड एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जो प्लाज्मा है वो इनऑर्गेनिक भी कंटेन करता है, स्मॉल अमाउंट, कितना स्मॉल अमाउंट, करीब 1%। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एक्सेट्रा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब है कि आना जाना, मतलब ये मेंटेन्ड इन बॉडी, मेंटेन इन बॉडी, इसका जो अमाउंट होता है वो मेंटेन होता है बॉडी, मेंटेन इन बॉडी। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फैक्टर्स। देखो फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा in an inactive form. They are present in an inactive form. Without plasma, without the clotting factor is serum. देखो प्लाज्मा क्या चीज होती है, प्लाज्मा इज ब्लड माइनस में फॉर्म्ड एलिमेंट्स कर देंगे एंड देन कम सीरम। क्या होता है, सीरम में जो प्लाज्मा है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दो, और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो फाइब्रिनोजन है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ठीक, अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में erythrocytes, leukocytes and platelets are collectively called formed elements and they constitute nearly 45% of the blood। मतलब जो formed elements है उसमें एरिथ्रोसाइट आएगा, ल्यूकोसाइट आएगा, प्लेटलेट्स आएंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 45% ऑफ द ब्लड, ये तीनों मिला करके। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट, दे आर मोस्ट अबंडेंट। ये जो है एरिथ्रोसाइट आर द मोस्ट अबंडेंट रेड ब्लड, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। अ हेल्दी अडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 to 5.5 million of RBCs of blood. RBCs are formed in the red bone marrow in an adults. adults में they are formed in red bone marrow में formed होते हैं with the help of hormone कौन सा, एरिथ्रोपोइसिस, जो कि किडनी से रिलीज होता है। RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals, यानी कि जो RBCs हैं दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस मतलब ई न्यूक्लिएटेड। दे आर बाइकॉन्केव इन शेप, दे आर रेड, दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग, आयरन कौन सा वाला, Fe+2, containing complex protein called hemoglobin. Hence color and name of these cells, hence color and name, यानी कि रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रोटीन की वजह से ही इसका रेड कलर पड़ा है। हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 grams ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसमें 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट है। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ significant role in transport of respiratory gases. RBCs have an average lifespan of 120 days. ये जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज जो है ये फंक्शन है हीमोग्लोबिन का, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। RBCs on an average lifespan 120 days
दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, यानी कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी. कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, यानी कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, इसको हम लोग कहते हैं स्प्लीन को. फिर आते हैं ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं. दे आर कलरलेस, ये कलरलेस थे, वो रेड कलर के थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. ये कलरलेस हैं ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है. दे आर न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लिएटेड हैं, आरबीसीज ही न्यूक्लिएटेड थी, एंड रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 60 100 to 80 100 पर mm3, यानी कि 6000 से 8000 पर mm3 ऑफ ब्लड. ल्यूकोसाइट्स आर जनरली, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, इनकी एक दिन से लेकर के सालों तक या हफ्तों तक जा सकता है. We have two main categories of WBCs, that is granulocytes and agranulocytes. Granulocytes यानी कि जिसमें granules present होते हैं, and agranulocytes जिसमें granules cytoplasm में नहीं present होते हैं. Neutrophils, eosinophils, basophils are the different types of granulocytes, while lymphocytes and monocytes, इसको अलग से लिखते हैं यहाँ पे. ग्रेन्युलोसाइट पहला आ जाएगा बेसोफिल्स, दूसरा आ जाएगा एसिनोफिल्स, एंड द थर्ड इज न्यूट्रोफिल्स. जो बेसोफिल्स होती है इसका परसेंटेज 0.5 to 1% होता है, जो एसिनोफिल्स होती है 2 to 3% होता है, एंड जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं सबसे ज़्यादा दैट इज 60 to 65% होते हैं. ए ग्रेन्युलोसाइट की अगर हम बात करेंगे, ए ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आ जाएंगे. lymphocyte and monocyte. Lymphocyte is 20 to 25% and monocyte is 6 to 8%. अब देखते हैं क्या लिखा है. Neutrophils, eosinophils, basophils are different granulocytes, while lymphocytes and monocytes are agranulocyte. Neutrophils are the most abundant cells. जो neutrophils हैं they are most abundant cells, 60 to 65% of the total WBCs, and basophil जो है least abundant है. मतलब जो neutrophils हैं वो 60 से 65% होते हैं most abundant, और basophil जो है वो least abundant होते हैं. Neutrophils and monocyte 6 to 8% होता है. monocyte ये 6 to 8% आर फाइगोसिटिक, विच ये वाला, ये न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, ये एक साल क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में, आर फाइगोसिटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी. न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट जो है वो फाइगोसिटिक होता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. बेसोफिल्स secrete histamine, serotonin, heparin, etc. and are involved in inflammatory reactions. Eosinophils 2 to 3% resist infections and are also associated with allergic reactions. Lymphocytes 20 to 25% are the two major types होते हैं, B lymphocyte and T lymphocyte. Both B and T lymphocytes are responsible for immune responses of the body. इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी. देन कम प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर ऑल्सो द थ्रोम्बोसाइट्स, also called thrombocytes, are cell fragments produced by megakaryocytes, special cells in the bone marrow. मेगाकैरियोसाइट जो है वो स्पेशल सेल्स हैं बोन मैरो में जिनके फ्रेगमेंटेशन से प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं. ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 to 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm3. Platelets can release the variety of substances, most of which are involved in coagulation and clotting of blood. A reduction in the number can lead to clotting disorders, which will lead to excessive loss of blood from the body. अब ये वाला डायग्राम समझते हैं क्या कह रहे हैं, अच्छे से देखते हैं. ये आरबीसी है, प्लेटलेट्स से सेल फ्रेगमेंट्स. ये जो एसिनोफिल्स है ये बाइलोब्ड है, इनका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं. बेसोफिल्स की अगर हम बात करते हैं
तो बेसोफिल्स में ट्राइलोब्ड होते हैं न्यूक्लियस, एस शेप्ड होते हैं, एस शेप्ड होते हैं। ये मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है इनमें। ये मोनोसाइट्स में किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। एंड इसमें सिंपल राउंड न्यूक्लियस होते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स में। अब पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप, as you know, blood of the human beings differ in certain aspects, though it appears to be similar. Various type of grouping of blood has to be done. Two such groupings are ABO and RH are widely all over the world. ABO grouping is based on presence or absence of two surface antigen. ये जो ABO grouping है इसको on the presence or absence of two surface antigen के basis पे एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स आर द केमिकल दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन दिस आरबीसी, नेमली ए एंड बी। एंटीजन कौन कौन से? ए एंड बी। सिमिलरली प्लाज्मा ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज, दैट इज एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज यानी कि प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्स करते हैं एंटीजन्स को। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द फोर ग्रुप्स ऑफ ब्लड, दैट इज ए बी एंड ओ। यू प्रोबेबली, यानी कि ये जो चार ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, ऑन बेसिस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, you probably know that during blood transfusion any blood cannot be used. यानी कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो कोई भी ब्लड हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। द ब्लड ऑफ द डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ द रिसिपिएंट, यानी कि जो ब्लड ऑफ द डोनर है दैट हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ द रिसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड द सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। डोनर्स कंपैटिबिलिटी, हम डोनर्स कंपैटिबिलिटी टेबल में देखते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, और ये एक ब्लड ग्रुप ए और ओ से ब्लड ले सकता है। सिमिलरली बी जो है बी ओ से ले सकता है, इसमें बी एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है प्लाज्मा में। अब जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट है, ये सबसे यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। दिस इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और ये जो है ये सिर्फ ओ से ले सकता है बट ये सबको दे सकता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है। From the above mentioned table, it is evident that group O blood can be donated to a person with any other blood groups, and hence O group is individually called universal donors. Persons with AB group can accept the blood from the person with AB as well as other groups of blood. Therefore, such persons are called universal recipient. ये AB है। तो यहाँ तक हमने ब्लड ग्रुप तक का कंप्लीट कर लिया। अब इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी या क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी बताई गई थी। एक और डिजीज है दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, लेकिन उससे पहले एक और एंटीजन होता है दैट इज RH एंटीजन, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल में प्रेजेंट होता है और बहुत सारों में एब्सेंट, यानी कह सकते हैं 80% में प्रेजेंट होता है और बाकी 20% में एब्सेंट होता है। RH ग्रुपिंग, अनदर एंटीजन द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन rhesus monkey. Another antigen, the RH antigen, similar to one present in rhesus monkey, is also observed on the surface of RBC of majority, nearly 80% of the humans. Such individuals are called RH positive, और जिसके ऊपर नहीं प्रेजेंट होता उनको RH negative बोलते हैं। RH negative person, if exposed to RH positive, will form the specific antibodies against the RH antigen. RH antigen की बॉडी, RH antigen के खिलाफ हमारी बॉडी में नेचुरल एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन जब ये RH एंटीजन हमारी बॉडी में एक्सपोज होता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बना लेती है। Therefore, RH group should also be matched before transfusion. A special case of RH incompatibility mismatch has been observed between RH negative blood of the pregnant mother with the RH positive blood of the fetus. RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by placenta. मतलब देखिए पढ़ते पहले, however during the delivery of the first child there is possibility of exposure of the maternal blood to the small amount of RH positive blood from the fetus. In such cases, the mother starts preparing antibodies against the RH antigen in her blood. In case of her subsequent pregnancies, the RH bodies from the mother get leaked to the blood. यानी कि जब पहली प्रेगनेंसी हुई तो उस केस में फीटस का ब्लड मदर में गया, यानी कि जो फीटस था
वो RH पॉजिटिव था फीटस, और जो मदर थी वो RH नेगेटिव थी। तो जब इसका ब्लड इसमें गया तो इसके खिलाफ जो है वो RH एंटीबॉडीज बन गए, RH एंटीबॉडीज बन गई। जब सेकंड केस में, जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई, starts preparing antibodies against RH antigen in her blood. In case of her subsequent pregnancies, RH antibodies from the mother can leak into the fetus RH positive and destroy the fetal RBC. मतलब ये जो इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी थी वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी पे ये कैन लीक इनटू द फीटस, और ये जो है वो फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं एंड कैन कॉज जॉन्डिस, ये जॉन्डिस या अनीमिया का कॉज होते हैं। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर अनीमिया कॉज करती एंड जॉन्डिस टू द बेबी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH antibodies, इसका नाम भी है रोगम, to the mother immediately after the delivery of the first child.